जी हाँ दोस्तों, मोदी और शाह की राह में अचानक आरएसएस ने अंगद जैसे अड़ा दिया पैर। आ गया नया ट्विस्ट। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अब अचानक आरएसएस ने मोदी और शाह के लिए ऐसा कौन सा कदम उठाया जिससे बीजेपी आला कमान तिलमिलाया तो है ही है, बैकफुट पर दिख रहा है। तो क्या मोदी और शाह के लिए चुनौतियां फिर से अचानक सितंबर का महीना शुरू होते होते संग ने बढ़ा दी है? क्या मोहन भागवत ने कोई ऐसी रणनीति तैयार की है जिसकी बुनियाद पर मोदी और शाह अपने आप उस संकट से बैकफुट पर पहुंच जाएंगे? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर एक शेर याद आ रहा है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। धनखड़ आज कहां है किसी को नहीं पता। इसी बीच में खबर आई कि उनसे बंगला खाली करा लिया गया और वो एक नेता के घर पर रहने के लिए गए। मगर दोस्तों, इस बीच में वो कहां गए? कोई कह रहा था कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया था, कोई कह रहा था कि कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड कर दिए गए थे। हकीकत क्या है, अभी तक ना तो उन्होंने कुछ कहा न किसी ने कुछ कहा। लेकिन उनके इस्तीफे पर उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूर करा दिया। ऐसा लगता है कि सरकार और बीजेपी ने उनके इस्तीफे से एक सबक ले लिया और एक ऐसा उम्मीदवार दिया जिनकी छवि काफी हद तक साफ सुथरी बेदाग रही है। ऐसा कहा जाता है कई राज्यों के राज्यपाल रहने के बाद भी वो किसी विवाद में फंसे नहीं, यही उनकी काबिलियत है। सीपी राधाकृष्णन की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। तमिलनाडु से 2 बार के सांसद रहे। डीएमके का कहना है कि वो सही आदमी है लेकिन गलत पार्टी में है, ठीक वैसे ही जैसे वाजपेयी जी के लिए कहा जाता था। राधाकृष्ण के चैन ने यह बात साफ कर दी कि अब बीजेपी दल बदलुओं की संवैधानिक पदों पर बैठाने के पहले कई बार सोचेगी। धनखड़ बीजेपी में कई दलों का स्वाद चखने के बाद आए थे। उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग ना तो बीजेपी में हुई ना ही संघ में, लिहाजा उनमें संघ के अनुशासन बोध का अभाव था। मोदी के आने के बाद धनखड़ को गवर्नर और उपराष्ट्रपति का पद जरूर मिला। उससे पहले वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और उनके और धनखड़ के कद में कोई जोड़ नहीं था। लेकिन धनखड़ को ममता बनर्जी को बेहद परेशान करने का पुरस्कार मोदी शाह ने दिया था। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने फिर से सरकार को उपकृत करने की कोशिश की और विपक्ष को पूरी तरह बुलडोज किया। लेकिन वो ये भूल गए कि वो सरकार के लिए तब तक ही उपयोगी हैं जब तक वो सरकार के इशारों पर नाचने को तैयार हैं। जैसे ही उन्होंने अपने पर निकाले, उनको कतरना शुरू कर दिया गया। अब राधाकृष्ण धनखड़ की तरह पूरी तरह नतमस्तक होंगे, पद की गरिमा के खिलाफ कुछ करेंगे, फिलहाल भविष्य के गर्भ में। मगर दोस्तों, उनका चयन इस बात का भी प्रमाण है कि मोदी सरकार इस वक्त संघ के दबाव में है। इसीलिए मोदी सरकार ने एक ऐसे शख्स को चुना जो पूरी तरह संघ की विचारधारा, संस्कृति, अनुशासन से बंधा है। वो धनखड़ की तरह बाहरी नहीं है और ना ही किसी सीमा के बाद मोदी और सरकार की सुनेंगे। ये पिछले 11 वर्षों के मोदी के कार्यकाल को देखते हुए हवा का एक ताज़ा झोंका हो सकता है। विपक्ष ने उनके खिलाफ बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, साफ सुथरी छवि वाले हैं, अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जहां उन्होंने नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाए गए सलवा जुडूम को गैर संवैधानिक घोषित किया था, वहीं मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए ब्लैक मनी की जांच के लिए एसआईटी बनाने का फैसला दिया था। बीजेपी उनको नक्सलवाद के समर्थक के तौर पर पेश करती है। खुद शाह ने भी कहा, इससे मानवाधिकार हनन का सवाल खड़ा हो रहा है। जाहिर है बीजेपी पिटी पिटाई लकीर पर चल रही है। वो सुदर्शन रेड्डी के बहाने एक बार फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा खड़ा करके विपक्ष को अराजकतावादी, आतंकवाद, नक्सलवाद के समर्थक की उनकी तस्वीर पेंट करना चाहती है। मगर मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद में तब्दील होगा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के पद ने 2 बातें मोदी को लेकर साफ कर दी। बीजेपी संगठन पर उनकी पकड़ कमजोर हो रही है और उनके पास अब कोई नया नैरेटिव है नहीं। राधाकृष्णन के चयन के साथ ही ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी शाह की जोड़ी 1.5 साल से बीजेपी का नया अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पाई। इस बीच में बीजेपी अध्यक्ष पर संघ के रवैये की बात करें तो आप देखिए कि जेपी नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव के पहले खत्म हो गया था, मगर उनका कार्यकाल लगातार मोदी शाह बढ़ाते रहे। मगर आरएसएस ने अंगद की तरह अपना पैर अड़ा दिया। उसने तय कर लिया कि अब जब बीजेपी का अध्यक्ष वो होगा जो मोदी शाह के इशारों पर उठक बैठक नहीं करेगा, वो पार्टी से जुड़े मामलों को,
मोदी शाह से सलाह मशवरा तो करेगा, लेकिन फैसला खुद करेगा। पार्टी का नया अध्यक्ष ये तय कर देगा कि मोदी शाह की पकड़ बीजेपी संगठन पर कितनी रह गई। इधर बीजेपी और मोदी लगातार राहुल के हमलों को झेल रहे हैं। राहुल लोकसभा चुनाव के समय से लगातार नैरेटिव सेट कर रहे हैं और बीजेपी और सरकार सिर्फ रिएक्ट कर रही है। संविधान बचाओ का नारा हो या फिर जाति जनगणना का सवाल और नरेंद्र सरेंडर, वोट चोर गद्दी छोड़, बीजेपी सिर्फ इस पर बचाव कर रही है। वो ना तो नैरेटिव बना पा रही और ना ही राहुल के सवालों का उचित जवाब दे पा रही। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सरकार और मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। बीजेपी आज भी वही रिपीट कर रही है कि राहुल और विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वोट चोर पर भी लोकसभा चुनाव की तरह घुसपैठिए का मुद्दा ही खड़ा करने की बेकार सी कोशिश करती है बीजेपी। दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री बनने के 11 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी थकने लगे हैं। जी हां, आपने सही सुना, थकने लगे हैं। उनकी राजनीतिक भाषा और जुमले पुराने पड़ चुके हैं। घुसपैठिया शब्द लोकसभा चुनाव में प्रभारी रहा ही नहीं। रेड्डी को नक्सल समर्थक बताकर के वो अपनी कमजोरी उजागर कर रहे हैं। रेड्डी की साफ सुथरी छवि, रेड्डी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की बात कर रहा हूं मैं, कि साफ सुथरी छवि उनकी। वैसे भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता को तो वोट देना नहीं होता, लोग भावना में बह जाएंगे। ऐसा तो होना नहीं है। ये चुनाव तो सांसदों का चुनाव है। वो पार्टी लाइन से बंधे हुए हैं और मोदी के आने के बाद से देश की राजनीति इस कदर विचारधारा के स्तर पर बढ़ गई और ऐसा वैचारिक खेमाबंदी हो चुकी है कि अब वीवी गिरी के चुनाव के समय अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का प्रश्न खड़ा ही नहीं होगा। ऐसे में आइडेंटिटी के आधार पर पॉलिटिक्स का आकलन करने वाले जो ये सोच रहे हैं कि राधा कृष्ण के नाम पर डीएमके अपना वोट रेड्डी को नहीं देगी और सुदर्शन रेड्डी के नाम पर टीडीपी राधा कृष्ण पर मोहर नहीं लगाएगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। हालांकि इस समय संसद के आंकड़े बताते हैं कि अगर कुछ बहुत उलटफेर नहीं हुआ तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राधा कृष्ण की जीत यानी कि एनडीए उम्मीदवार की जीत करीब करीब पक्की है। बीजेपी के पास दोनों सदनों में सहयोगियों की मदद से बहुमत है, लेकिन ये चुनाव एक तरीके से बीजेपी के अध्यक्ष की नियुक्ति के पहले का सेमीफाइनल है। मोदी ने धनखड़ जैसे लोगों को उपराष्ट्रपति के पद पर बैठाकर और फिर इस्तीफा दिलवाकर अपनी कमजोरी और संघ परिवार के अंदर के अंतर्विरोध का इजहार कर दिया। बस वक्त का इंतजार है। तो फिर ऐसे में दोस्तों, जबकि संघ अपनी तमाम तरह की बिसात को बिछा करके बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फाइनल करा लिया जाए, तो दूसरी तरफ मोदी और शाह दरअसल बढ़ती हुई धड़कनों के बीच में 9 सितंबर का इंतजार कर रहे हैं और पर्दे के पीछे से अपनी टीम लगा करके इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने की बात कर रहे हैं। मगर जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो खबरें पर्दे के पीछे से निकल करके सामने आ रही है कि एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भी इंडिया गठबंधन इस वक्त घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है बी सुदर्शन रेड्डी के लिए, यानी कि इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए। और ऐसे में खुद उपराष्ट्रपति के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, पूर्व जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी तमाम दलों को चिट्ठी लिखकर, फोन पे बात करके, जो लोग हिंदी भाषी हैं उनको हिंदी में, जो लोग साउथ के लैंग्वेज वाले भाषी हैं उनको वहाँ की लैंग्वेज में, यानी कि जो जिस भाषा से प्रेम करता है या उस भाषा को से खुद को नज़दीक पाता है उस भाषा में भी समझा करके अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीच में कई सारे ऐसे संकेत जो सूत्रों के जरिए आए, अंदर की खबरें उलटफेर करने वाली स्थिति में बढ़ रही हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। तो वैसे में मोदी और शाह के हाथ में अब बहुत कुछ बचा नहीं। इस बात को जानते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, और मोदी और शाह भी ये जानते हैं कि अब जो स्थिति बनी है उसमें बहुत ज्यादा संघ के फैसलों के सामने विरोध करने वाली स्थिति उनके पास में है नहीं। तो फिर ऐसे में करेंगे क्या मोदी और शाह, सिवाय इंतजार के? तो फिर इंडिया गठबंधन अगर इस बार खुद को मजबूती के साथ प्रेजेंट करने में कामयाब रहा, अगर विरोधी खेमे में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं और सांसदों को अगर वो उस तौर पर अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए मनाने में कामयाब रहा, तो सिर्फ ये इंडिया गठबंधन की उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बक्के की जीत भर नहीं होगी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी हार मोदी और शाह के लिए होगी, एक बहुत बड़ी जीत संघ की जीत होगी। और दोस्तों,
इंडिया पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन के किसी प्रत्याशी की जीत को संघ की भी जीत से जोड़ करके देखा जा रहा है। और ऐसे में बीते दिनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हुआ था, जिसमें मोदी और शाह के विरोधी पैनल वाले, यानी कि उन्हीं के पार्टी के राजीव प्रताप रूढ़ी, जिन्हें जो अमित शाह के प्रत्याशी नहीं थे, संजीव बालियान उनके प्रत्याशी थे, राजीव प्रताप रूढ़ी को इंडिया गठबंधन का सपोर्ट मिला और इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीते। तो ऐसे में क्या कर्ज चुकाने का वक्त उधर से भी है। कई सारी ऐसी कड़ियां हैं जो इस वक्त मोदी और शाह खेमे की नींदें गायब किए हुए हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।